आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नॉवल जिसका नाम है हार्ड टाइम्स, जो कि लिखा था चार्ल्स डिकिंस ने। ये चार्ल्स डिकिंस का 10th नॉवल था, जो कि लिखा और पब्लिश किया गया था 1854 में। इस बुक में ना ऑथर ने उस टाइम की सोसाइटी और उस टाइम में होने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया था। अब हम बात करते हैं कि ये नॉवल चार्ल्स डिकिंस के दूसरे नॉवल से कैसे डिफरेंट है। तो ये जो बुक है ना, ये चार्ल्स डिकिंस के दूसरे नॉवल से कई तरीकों से डिफरेंट है। जैसे कि ऑथर के ना दूसरे नॉवेल्स जो है ना, उनसे पहले तो ये मतलब लेंथ में काफ़ी छोटा है, और इस नॉवल के पहले और इसके बाद जो नॉवेल्स लिखे गए थे ना इसी राइटर ने, उन नॉवेल्स का ना ये मतलब क्वार्टर पार्ट भी नहीं है, चौथा हिस्सा भी नहीं है। और इसी तरह से ना चार्ल्स डिकेंस के बाकी नॉवेल्स की तरह ना इस नॉवल के शुरू में ना तो आपको कोई प्रीफेस मिलेगी, और ना ही इसके अंदर कोई इलस्ट्रेशंस यानी इमेजेस, जब ये लिखा गया था जिस मैगज़ीन में ये पब्लिश हुआ था उसमें ना कोई इलस्ट्रेशंस आपको देखने को मिलेंगी। और एक तरह से ना राइटर का ये पहला नॉवल होगा जिसके सीन्स जो है ना, वो लंदन में सेट नहीं किए गए, बल्कि उसके बजाय ना इसकी कहानी जो है वो एक विक्टोरियन इरा की एक फिक्शनल जगह जिसका नाम कोकटाउन बताया गया है, वहां पर सेट की गई है। अब हम बात कर लेते हैं रीजन की कि इसको लिखा क्यों गया था। अब अगर चार्ल्स डिकेंस के इस नॉवल को लिखने की वजह की बात की जाए ना, तो वो ये थी कि चार्ल्स डिकेंस का खुद का ना एक मैगजीन था जिसको वो खुद ही एडिट करते थे, और इस मैगजीन का नाम था हाउस होल्ड वर्ड्स। ये जो हाउस होल्ड वर्ड्स है ना, ये नाम चार्ल्स डिकेंस ने लिया था शेक्सपियर का एक हिस्ट्री प्ले था हेनरी फाइव, उसके अंदर एक लाइन थी, फेमिलियर इन हिज माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड्स, यानी किसी चीज का ऐसे आम हो जाना जैसे हम घर में कोई बात करते हैं, घर में बोले जाने वाले आम अल्फाज जो होते हैं उनको कहते हैं। तो उससे ये नेम जो था ये इंस्पायर्ड था। और इस मैगजीन की वीकली सेल्स जो थी ना वो काफी लो थी, और चार्ल्स डिकेंस ने ना इस नॉवल को लिखकर इंस्टॉलमेंट्स में इस मैगजीन में ऐड किया था, यानी एक वीक में एक एपिसोड या चैप्टर ऐड कर दिया इस तरह से, क्योंकि उन्हें ना होप थी कि इससे ना उनके इस मैगजीन की सेल्स को बूस्ट जरूर मिलेगा, और बाद में ऐसा ही हुआ था। पब्लिश होने के बाद ना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और थॉमस मैकॉले जैसे जो क्रिटिक्स थे, उनकी तरफ से इस बुक को एक मिक्स रिस्पांस मिला। मतलब इस पूरे नॉवल के बजाय इसमें जो मिल ओनर्स और लेबर्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है ना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली। उसके अलावा ये पूरा नॉवल ना 20 वीक्स में ना इस मैगजीन में कंप्लीट पब्लिश हुआ, जो कि 1 अप्रैल से 12 अगस्त 1854 का मतलब टाइम बनता है, इस टाइम के दरमियान ही पब्लिश हुआ। इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी रही, और इसका जो कंप्लीट वॉल्यूम था ना, वो अगस्त में 1,10,000 वर्ड्स के साथ पब्लिश हुआ। इस तरह का ना एक और नॉवल भी था जो कि इसी मैगजीन में सेम पब्लिश हुआ। अब इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक रैंडम क्वेश्चन बन सकता है कि हार्ड टाइम्स जो नॉवल था वो जिस मैगजीन में पब्लिश हुआ, उस मैगजीन में सेम उसी तरह का एक और नॉवल पब्लिश हुआ था, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उस नॉवल का नाम था नॉर्थ एंड साउथ, जो कि लिखा था एलिजाबेथ कैस्केट ने। एलिजाबेथ कैस्केट ने जब ये नॉवल लिखा था ना, तो उसने ना इसका जो नाम था ना वो आफ्टर द हेरोइन सोचा था, लेकिन एडिट करते हुए चार्ल्स डिकिंस ने नॉर्थ एंड साउथ नाम जो था वो सजेस्ट किया, जिस वजह से इसे ये नाम दे दिया गया। और अब वापस अगर हार्ड टाइम्स पे आए ना, तो इस नॉवल को लिखते हुए ना चार्ल्स डिकिंस ने जो पुराना क्लासिकल ट्रिपर्टी स्ट्रक्चर था ना, यानी किसी बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको फॉलो किया, और इस बुक को भी ना उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी बुक 1, बुक 2 और बुक 3। बुक 1 का नेम था सॉइंग, बुक 2 का नाम रखा रीपिंग, और बुक 3 का नाम रखा गार्डनिंग। और ये जो तीनों नाम रखे गए हैं ना इन तीनों बुक्स के, ये रिलेट करते हैं न्यू टेस्टमेंट की जो 9th बुक है ना, उससे रिलेट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये एक लाइन यूज की गई है कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। तो उससे रिलेट करते हुए इसको ये नाम दिए गए हैं। उसके अलावा बुक 1 जो है उसके अंदर है 16 चैप्टर्स, बुक 2 के अंदर है 12 चैप्टर्स, और बुक 3 के अंदर है 9 चैप्टर्स। तो ये ओवरऑल इसका बैकग्राउंड और इसका एनालिसिस जो भी था स्टार्टिंग के अंदर, वो हमने आपको ओवरऑल सारी चीजें बता दी। अब हम डायरेक्टली चलते हैं समरी की तरफ। तो ये नॉवल शुरू होता है कि जब मिस्टर थॉमस ग्रेडविन जो होता है वो एक कमरे में मौजूद स्कूल के बच्चों को फैक्ट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में लेक्चर दे रहा होता है। उसके मुताबिक ना एक अच्छी एजुकेशन जो होती है ना, उसमें इमेजिनेशन और इमोशंस की बजाय फैक्ट्स ज्यादा जरूरी होते हैं। और ये चीज वो स्कूल के बच्चों के साथ साथ ना अपने बच्चों को भी सिखा रहा होता है। उसके ना वैसे तो मतलब 3 बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बताए गए हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टार्टिंग में। एक का नाम होता है लुइसा, दूसरे का नाम होता है टॉम। उसके अलावा भी एक और लड़की भी होती है जिसका नाम सिसी जूप होता है। सिसी का फादर जो था ना वो एक सर्कस में काम करता था, और उसने ना उसे छोड़ दिया था, यानी अपनी इस बेटी को छोड़ दिया।
तो जिसके बाद मिस्टर थॉमस ग्रैडविन जो था ना, उसी ने सीसी को पाला और पोसा और वो उसको भी फैक्ट्स की ही एजुकेशन दे रहा होता है। अब क्योंकि टॉम और लुइसा जो थे ना, दोनों के दिलों को और उनकी इमेजिनेशंस को पूरी तरह से निग्लेक्ट यानी नज़रअंदाज कर दिया गया था, इसलिए वो दोनों आम इंसानों से थोड़े अलग थे। क्योंकि ना तो उनको सच में खुश रहने का पता था और ना ही प्यार जैसी किसी चीज़ का पता था, तो एक तरह से ना वो भी अंदर से इस चीज़ को फ़ील करते थे कि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत तो है। फिर एक दिन मिस्टर ग्रैडविन जो होता है ना, जो लुइसा का फ़ादर होता है, वो लुइसा से रिक्वेस्ट करता है कि लुइसा जो है ना, वो इसके एक पुराने दोस्त जिसका नाम मिस्टर जोसेफ बाउंडरबरी है, उससे शादी कर ले, जो कि लुइसा से ऐज में काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन मिस्टर ग्रैडविन जो होता है ना, वो लुइसा को फैक्ट्स के ज़रिए मना लेता है। तो इसके अलावा ना ये जो मिस्टर बाउंडरबरी होता है, ये कॉक टाउन में ना एक मिल ओनर होता है और लुइसा भी मिस्टर बाउंडरबरी से शादी करने के लिए इसलिए राज़ी नहीं होती कि मिस्टर बाउंडरबरी से वो प्यार करती होती है, बल्कि वो अपने भाई टॉम के लिए एग्री हो जाती है। क्योंकि टॉम जो होता है ना, वो मिस्टर बाउंडरबरी के यहाँ काम करता होता है। सिर्फ टॉम ही वो इंसान होता है कि जिसकी ना लुइसा इतनी ज़्यादा केयर करती है, यानी परवाह होती है लुइसा को सिर्फ टॉम की। और यही बात जानते हुए ना, टॉम भी अपनी मीठी-मीठी बातों से लुइसा को इस शादी के लिए मना लेता है। शादी के बाद अब लुइसा और टॉम दोनों ही मिस्टर बाउंडरबरी के साथ रहते होते हैं, जबकि सिसी जो होती है वो अब भी मिस्टर और मिसेस ग्रेडविन के साथ ही रहती होती है। मिस्टर बाउंडरबरी अपनी फैक्ट्री के मजदूरों को हैंड्स कहकर बुलाता है, जिससे हमें पता चलता है कि मिस्टर बाउंडरबरी के लिए ना उसके मजदूर इंसानों के बजाय ऑब्जेक्ट्स की तरह है। इसलिए ना उसके मजदूर उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अब इन मजदूरों में से एक मजदूर जिसका नाम स्टीफन ब्लैकपूल होता है, वो स्टोरी में इम्पोर्टेंट है। वो भी दूसरे मज़दूरों की तरह इस काम से खुश नहीं होता, लेकिन उसके लिए ना इससे भी बड़ी परेशानी जो होती है ना, वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी होती है, जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। क्योंकि उसकी बीवी एक नंबर की पियक्कड़ होती है, यानी वो हर टाइम ड्रंक रहती है और वो अपनी इस बीवी से छुटकारा पाकर ना गाँव में ना एक स्वीट सी लड़की होती है, उससे शादी करना चाहता होता है। उस लड़की का नाम होता है रेचल। लेकिन अपनी पहली शादी की वजह से ना वो ऐसा कर नहीं पा रहा होता। इसलिए ना वो मदद के लिए मिस्टर बाउंडरबरी के पास जाता है, ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। लेकिन बाउंडरबरी उसे बताता है कि वो इस शादी से आज़ाद तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए ना उसे पैसे चाहिए होंगे, जो कि वो अपने इस वकील को देगा, जो कि उसकी शादी का केस लड़ेगा। लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे तो होते नहीं है, तो वो बेचारा मायूस होकर वहाँ से आ जाता है। जैसे ही मिस्टर बाउंडरबरी घर से निकलता है ना, तो वो एक बूढ़ी औरत से टकराता है, जो कि उससे मिस्टर बाउंडरबरी की लाइफ के बारे में बड़ी दिलचस्पी के साथ पूछना चाह रही होती है। अब ये बूढ़ी औरत कौन है और ये क्यों ऐसा कर रही थी, इसके बारे में हमें एंड पे पता चलेगा। अगर अब टॉम की बात करें ना, तो वो एक सुस्त, कामचोर और सबसे चिड़चिड़ा कर बात करने वाला नौजवान होता है और ये ज़्यादातर कर्ज़ों में डूबा हुआ होता है। और कहानी में ना यहाँ पर टॉम, मिस्टर बाउंडरबरी और लुइसा, इन तीनों की ज़िंदगी में ना एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है मिस्टर जेम्स हार्टहाउस। ये लंदन से आया होता है और वहाँ से ना बोर होने के बाद अब ये यहाँ पर मिस्टर बाउंडरबरी के पास इस उम्मीद से आया होता है कि शायद इसे यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट मिल जाएगी। यहाँ आते ही ना वो बहुत जल्द लुइसा में इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि वो ये समझ रहा होता है कि मिस्टर बाउंडरबरी जो है ना, उसकी एज लुइसा से ज़्यादा है और इसीलिए शायद लुइसा भी उससे ज़्यादा खुश नहीं होगी। लेकिन लुइसा को टॉम के अलावा किसी की भी परवाह नहीं होती। तो मिस्टर जेम्स जो होता है ना, वो टॉम का अच्छा दोस्त होने का दिखावा करता है फिर। अब मिस्टर बाउंडरबरी के घर में ना एक बूढ़ी औरत भी रहती होती है, जिसका नाम होता है मिसेस पैरसेट, जो कि मिस्टर बाउंडरबरी के घर की पुरानी हाउसकीपर होती है। वो खुद मिस्टर बाउंडरबरी से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब लुइसा ने उसकी जगह ले ली, तो उससे फिर घर से निकाल दिया गया। वो अब छुप कर ना मिस्टर जेम्स और लुइसा की बातें सुन रही होती है और साथ-साथ खुश भी हो रही होती है। क्योंकि उसके माइंड में प्लान चल रहा होता है कि मतलब मैं ये बातें सारी मिस्टर बाउंडरबरी को बता के मतलब इनका जो है आपस में क्लैश करवाऊँगी। अब मिस्टर बाउंडरबरी की फैक्ट्री में काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं ना, जो कि पहले ही मालिक से बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो एक और मज़दूर जिसका नाम स्लैकब्रिज होता है, उसकी बातों से ना गुस्से में आकर अपनी एक अलग से यूनियन बना लेते हैं। अब स्टीफन भी वहाँ पर मौजूद होता है कि जब वो लोग यूनियन बना रहे थे। लेकिन वो ना उनके साथ मिलने से यानी उनमें शामिल होने से इनकार कर देता है कि मैं तुम्हारी यूनियन में शामिल नहीं हो सकता। और इसकी वजह वो ये बताता है कि उसने किसी से वादा किया है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उसके ऐसा कहते ही वो सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज के बाद ना उससे कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद मिस्टर बाउंडरबरी जो होता है ना, वो स्टीफन को अपने पास बुलाता है ताकि वो यूनियन के बारे में ना उससे कुछ पूछ सके। लेकिन स्टीफन जब उसे कुछ भी नहीं बताता, तो वो ना स्टीफन को फायर कर देता है। अब जब स्टीफन बेचारा वहाँ से किसी नई जॉब की तलाश में निकलने वाला होता है ना, तो लुइसा और टॉम उसे रोक कर ना कुछ पैसे देते हैं, यानी उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले कि वो दोनों वहाँ से जाते,
टॉम जो होता है ना, वो सीक्रेटली स्टीफन से कहता है कि वो ना टाउन को छोड़कर जाने से पहले एक रात ना बैंक के पास ज़रूर आए, क्योंकि इसमें उसी का फ़ायदा है। ये टॉम स्टीफन को कह रहा है। लेकिन फ़ायदा कैसे होगा, ये बात वो टॉम जो होता है ना, वो स्टीफन को नहीं बताता। तो स्टीफन ऐसा ही करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे। उसके बजाय होता क्या है कि उस बैंक में ना चोरी हो जाती है, जहाँ पे टॉम ने उसे बुलाया था, और सारा शक जो होता है वो स्टीफन पर जाता है। और अब स्टीफन जो होता है इस चोरी का सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन जाता है। अब चोरी किसने की है, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। फिर एक दिन ना इत्तेफाक से लुइसा का हस्बैंड जो होता है वो घर पर नहीं होता, और हार्ट हाउस जो होता है ना उसे घर में अकेला पाकर ना उसे अपने दिल की बात कह देता है, और उसे अपने साथ भाग जाने के लिए कहता है। तो इसके जवाब में लुइसा उससे कहती है कि वो उससे ना रात को मिले। अब जब लुइसा वहाँ से जाती है ना, तो मिसेस पैरसर जो होती है, जो कि छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है, वो भी इसका पीछा शुरू कर देती है। यानी लुइसा का पीछा शुरू कर देती है, लेकिन रास्ते में ना वो उसे खो देती है। तो फिर वो भागती हुई मिस्टर बाउंडबरी के पास जाती है और उसे बताती है कि उसकी जो बीवी है ना लुइसा, वो हार्ट हाउस के साथ भाग गई है। लेकिन लुइसा जो होती है वो अपने फादर के घर आ गई होती है, और यहाँ पर आकर ना वो अपने फादर से कन्फेस करती है कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से कितनी नाखुश है। और ये सब उस फैक्ट्स वाली एजुकेशन की वजह से हुआ है जो कि उसके फादर ने उसे दी थी। और ये सब कहते-कहते ना वो बेहोश हो जाती है, लेकिन उसका फादर ना उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सिसी जो होती है ना, वो हार्ट हाउस को वहाँ से जाने के लिए मनाने में कामयाब हो जाती है, और हार्ट हाउस जो होता है ना, वो टाउन छोड़कर चला जाता है। इतने में ना लूसा को भी होश आ जाता है, और वो भी रिकवर होना शुरू हो जाती है। फिर मिस्टर बाउंडबरी लुइसा के बारे में बताने के लिए ना उसके फादर के घर आता है, लेकिन जब वो वहीं पर उसे मिलती है तो वो ना उसे अपने साथ जाने को कहता है। और जब उसका फादर लुइसा को उसके साथ भेजने से इनकार कर देता है, तो मिस्टर बाउंडबरी जो होता है ना वो गुस्से में आकर अपना और लुइसा का जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है ना, उसको तोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ स्टीफन के साथ भी हादसा हो जाता है कि जब वो खुद पर लगाया गया इल्जाम हटवाने के लिए कोकटाउन में वापस आ रहा होता है ना, तो वो एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। सिसी और रेचल उसे ढूंढ लेती हैं, और आसपास के लोग उसे वहां से निकाल भी लेते हैं। लेकिन गड्ढे से निकलने के फौरन बाद ही वो मर जाता है। लेकिन मरने से पहले ना वो मिस्टर ग्रेडग्रीन को अपना नाम क्लियर करने को कहता है, और उसे बता देता है कि वो जो बैंक में रॉबरी हुई थी ना, वो टॉम ने की थी, यानी टॉम ने चोरी की थी। अब जब सब लोगों को टॉम की चोरी वाली बात पता चल जाती है ना, तो वो सब उसे ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ भी सिसी जो होती है ना, वही उन लोगों के काम आती है, और वो ना टॉम से कहती है कि वो ना इसके फादर की जो पुरानी सर्कस कंपनी है ना, वहाँ पर जाकर छुप जाए। और वहाँ से लुइसा और मिस्टर ग्रैडविन जो होते हैं ना, वो टॉम को चोरी-छुप के निकालने का प्लान बनाते हैं। लेकिन मिस्टर ग्रैडविन का एक पुराना स्टूडेंट होता है जिसका नाम होता है विट्ज़र। वो मिस्टर ग्रैडविन की फैक्ट्स वाली एजुकेशन से इतना ज़्यादा अफेक्टेड होता है कि वो टॉम को वहाँ से भागने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन सर्कस मास्टर जो होता है ना, उसकी होशियारी की वजह से टॉम वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वहाँ गाँव में मिसेस पैसर्ट जो होती है ना, वो ना चाहते हुए भी ना लोगों के सामने मिस्टर बाउंडबरी को एक फ्रॉड साबित कर देती है। यानी सब लोगों को ना ये बताया गया था, ये कहानी बताई गई थी कि शायद मिस्टर बाउंडबरी जो है ना, उसके पेरेंट्स उस पर बचपन में बहुत ज़्यादा ज़ुल्म करते थे, और इन सब के बावजूद भी ना मिस्टर बाउंडबरी जो है, उसने मेहनत की और वो कामयाब हो गया, और आज वो एक मिल ओनर बन गया। लेकिन जब मिसेस पैटसर्ट मिस्टर बाउंडबरी के घर के बाहर घूमने वाली बूढ़ी औरत को स्टीफन की बैंक वाली चोरी में ना मुलव्विस पाकर, यानी समझती है कि शायद ये औरत भी स्टीफन की बैंक वाली चोरी में उसके साथ शामिल थी, तो शक की बिना पर ना वो उसको सबके सामने लेकर आती है। तो सबको तब पता चलता है कि मिस्टर बाउंडबरी की माँ जो है वो तो बहुत ही एक अच्छी औरत थी। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वो बूढ़ी औरत जो कि मिस्टर बाउंडबरी के घर के बाहर स्टीफन से मिस्टर बाउंडबरी के बारे में पूछ रही थी, वो मिस्टर बाउंडबरी की मदर थी। तो सबको पता चल जाता है कि ये तो बहुत अच्छी औरत है, और ये तो मिस्टर बाउंडबरी था जिसने लोगों की ना सिंपैथी लेने के लिए ये सारी कहानी बनाई थी। तो गुस्से में आकर मिस्टर बाउंडबरी जो है ना वो मिसेस पैरसट को अपनी नज़रों से दूर कर देता है, और बाकी की सारी ज़िंदगी ना उसको अकेले गुज़ारनी पड़ती है मिसेस पैरसट को। जब मिस्टर ग्रैडग्रीन जो होता है ना, उसको अपनी फैक्ट्स वाली एजुकेशन का सिला मिलता है ना, उसको पता चलता है कि फैक्ट्स से क्या होता है, मतलब सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर फोकस करने से किस तरह से जो लाइफ है उसकी बेटी लुइसा की लाइफ किस तरह से खराब हो गई, यानी उसकी मैरिड लाइफ खराब हो गई। तो वो क्या करता है कि अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी लोगों में खैरात करना, यानी चैरिटी में होप के साथ और फेथ के साथ गुज़ारता है। लुइसा जो होती है ना, वो दूसरी शादी तो नहीं करती, लेकिन वो सिसी के बच्चों की देखभाल करने में उसकी मदद करती है। और टॉम जो होता है वो घर से दूर ही होता है जब उसकी मौत हो जाती है, और उसे आखिरी वक़्त में भी ना अपनी फैमिली के साथ
करने वाले सलूक पर पछतावा होता है। तो लास्ट में मैं आपको इस बुक के जो थीम्स हैं, मेन थीम्स हैं वो बता देता हूँ। तो इस बुक में ना वैसे तो काफ़ी थीम्स हैं लेकिन मेन 2 ही थीम्स हैं। एक है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और दूसरा इमेजिनेशन। थैंक यू सो मच।